आज हम केमिस्ट्री क्लास में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़? रेडियो एक्टिविटी, राइट। यूरेनियम एक तत्व है, धातु नहीं है, एक ईंधन है। यूरेनियम एक ईंधन है जो कि एटॉमिक पावर स्टेशन में इसको एक ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। यूरेनियम से एक प्रकार की अदृश्य किरणें, अदृश्य मैंने दिखाई नहीं पड़ने वाली किरणें लगातार निकलते रहती है। यूरेनियम की नाभिक जो है वो अस्थायी होती है, जिस वजह से इसके नाभिक से 3 प्रकार के अदृश्य किरणें निकलते रहती है। अगर जिस एटम या तत्व की नाभिक अस्थायी नहीं होगा उससे कोई भी अदृश्य किरण नहीं निकलेगा। क्योंकि यूरेनियम एक ऐसा ईंधन है जो कि जिसकी नाभिक अस्थायी होती है, नॉन स्टेबल होता है, इसलिए इसके नाभिक से हमेशा रे निकलते रहता है। ये रे 3 प्रकार का होता है। और अल्फा, ये रे 3 प्रकार का होता है, एक अल्फा रे, बीटा रे, एक गामा रे। ये इसलिए निकलता है क्योंकि यूरेनियम की नाभिक अस्थायी होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह, इसलिए जिसकी नाभिक अस्थायी होगा वह रेडियोएक्टिव पदार्थ को करेगा। जिस तत्व की नाभिक या जिस ईंधन की नाभिक अस्थायी होती है उसे अल्फा बीटा गामा किरण निकलती रहती है। ठीक हो गया, ये उत्सर्जित होते रहता है। अब पढ़ेंगे हम अल्फा किरण। ये जो होता है धन आवेश से आवेशित होता है, धन आवेश से आवेशित रहता है। चूँकि यूरेनियम से ये किरण लगातार उत्सर्जित होते रहता है, इसलिए यूरेनियम के नाभिक जो है एक अति से दूसरे अति में बदलते रहते हैं। यूरेनियम का मान लिया कि यूरेनियम का है 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। इससे एक हीलियम निकला तो 4 घटा यूरेनियम 234 और 2 ये बना। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? हो गया यूरेनियम 232। इसलिए हम अब यही देखें कि जिस तत्व के नाभिक वो अस्थायी होते हैं उससे 3 प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती है, कॉल्ड अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। अल्फा रे आर इन पॉजिटिव इन नेचर एंड इट्स न्यूक्लियस इज लाइक बिहेव एज ए हीलियम। अगर हम यूरेनियम 238/92 लें, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक वेट या मास नंबर 238, तो उसके नाभिक से एक हीलियम निकल जाता है। एक हीलियम के बाहर निकलने से 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया और 4 मास नंबर कम हो गया। इसमें से 4 घटा दिया, इसमें से 4 घटा दिया। यही है अल्फा किरण। अल्फा किरण का मतलब यही हुआ कि एक अल्फा किरण निकला माने एक हीलियम बाहर निकल गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। इसके एक 1 अल्फा रे निकलता है तो हीलियम इतना बाहर निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं किसी भी जिसका नाभिक, किसी भी तत्व का जिसका नाभिक अनस्टेबल है उससे अगर एक अल्फा किरण निकला, इसका मतलब है कि ये एक अल्फा किरण के निकलने से ये चीज़ में कमी हो जाएगी। 2 एटॉमिक नंबर में कमी होगी, 4 मास नंबर में कमी होगी।
ये था तो ये निकल गया, ठीक हो गया। ये हुआ एक अल्फा रे। अगर दो अल्फा रे निकला, तब H2 प्लस H2, ये एक रे में इतना हो गया तो दो रे में इतना हो गया, इतना बाहर उसमें से निकलेगा। अगर दो रे निकल गया तो मास नंबर में 8 की कमी आएगी, 8 की कमी आएगी, और एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आएगी। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा किरण, हो गया राइट। अब हम देखते हैं बीटा किरण। दूसरा है बीटा किरण, हो गया राइट। इसके उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में मास नंबर में या एटॉमिक नंबर में कोई कमी नहीं होती है। बीटा किरण जो है सो ऋण आवेश आवेशित होता है, नेगेटिव चार्ज से आवेशित रहता है। एक बीटा किरण के निकलने से, जैसे अल्फा कण निकला तो उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कमी आई, लेकिन बीटा किरण के निकलने से एटॉमिक वेट में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर में एक बीटा किरण के निकलने से एक की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि बीटा किरण जो है सो मास, एटॉमिक मास है अथी मास नंबर है, तो मास नंबर में कोई अथी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा, न वृद्धि होगा, इसमें एक वृद्धि हो जाती है। तो ये देखिए हो गया, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज से आती है, इसके एक निकलने से एक वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि बीटा किरण जब निकलती है तो मास नंबर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, बट एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो जाती है। अब हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है। लेकिन जब मास नंबर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, मास नंबर में किसी तरह का नो चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो जाती है। माना बीटा कण निकलने से बीटा कण बाहर भी निकला और एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि भी हो गई। ये कैसे संभव है, सवाल है ना, कि जब एक बीटा किरण निकला तो मास नंबर में वृद्धि हो गई, मास नंबर तो अनचेंज रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हुई। यह कैसे संभव है? तो क्या होता है, इसका मतलब है कि मास नंबर में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही है मास नंबर, इसमें किसी प्रकार का चेंज माने कुछ भी हो रहा है तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बदल रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल रहा है, उतना ही संभव है। लेकिन बाहर से कोई भी चीज इसमें आना संभव, बाहर से न प्रोटॉन आएगा न बाहर से न्यूट्रॉन आएगा, इसी के अंदर जो कुछ होना होगा। तब कैसे संभव है कि एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो जाए, एक बीटा किरण निकले तो एक एटॉमिक नंबर में वृद्धि हो जाए, ये कैसे संभव है? तो ऐसे संभव है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बदल गया, एक प्रोटॉन की वृद्धि होने से एक इलेक्ट्रॉन में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी, हो गया राइट। तो देख लीजिए, एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल गया, ठीक हो गया। इसलिए जब इसमें एक कमी हुई तो इसमें एक वृद्धि हुई, फिर दोनों का योग स्थिर हुआ, 3 जोड़ 5 बराबर 8, सॉरी 3 जोड़ 4 बराबर 7 हो गया राइट। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ, मास नंबर हुआ 7, राइट। अब अगर इसमें एक इसमें आ गया तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। कितना हो गया मास नंबर जी? 7। मास नंबर में कोई तरह का चेंज नहीं हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन में एक कमी हो गई और प्रोटॉन में एक वृद्धि हुई। प्रोटॉन में एक वृद्धि होने से एक इलेक्ट्रॉन में भी वृद्धि हो गई, ठीक हो गया राइट। इसलिए हम देखते हैं एक बीटा किरण के निकलने से, बीटा रे के निकलने से एक न्यूट्रॉन में कमी आती है, और वही एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में बदलता है, और एक प्रोटॉन बदलने से पॉजिटिव चार्ज बदलाते हैं। चूंकि एटम जो है न्यूट्रल होता है, इसलिए ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर में बाहर में 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं एक बीटा किरण के निकलने से
न्यूट्रॉन में एक कमी आती है, प्रोटॉन में एक वृद्धि हो जाती है, प्रोटॉन में एक वृद्धि होने से एक इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अल्फा समझ गए, बीटा समझ गए। अल्फा में यही था कि अल्फा किरण, एक अल्फा किरण निकला किसी व्यक्ति से तो वो इतना बाहर निकल गया। बीटा किरण निकला बाहर तो उसमें एक वृद्धि होगी, एक एटॉमिक नंबर की वृद्धि हो जाती है। ठीक हो गया, इसमें कमी हुआ, इसमें वृद्धि हुआ। बीटा किरण के बाहर निकलने से एटॉमिक नंबर में एक वृद्धि हो जाती है। ये अपने आप में एक आश्चर्य चीज है कि कोई किरण निकला तो कमी होना चाहिए, जैसा कि अल्फा किरण निकला तो इसमें कमी हुआ, मगर बीटा किरण निकलने से एक वृद्धि हुई। वृद्धि इसलिए हुआ कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया। जब एक प्रोटॉन बढ़ा, अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। ठीक हो गया, इस तरह ये न्यूट्रॉन के में कमी आती है और प्रोटॉन में वृद्धि होती है। बीटा किरण के निकलने से न्यूट्रॉन, एक बीटा किरण के निकलने से, एक बीटा रे के निकलने से एक न्यूट्रॉन में कमी आती है और एक प्रोटॉन में वृद्धि होती है, राइट। गामा किरण था, तीसर में था गामा किरण। एक गामा किरण के निकलने से इस पर ये उदासीन होता है। ये गामा किरण के निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर में कोई तरह की वृद्धि होती है, ना मास नंबर में किसी तरह की कमी होती है, वृद्धि होती है। ये उदासीन रे है, इसलिए से इसका कोई असर माने इस पर नहीं पड़ता है। नाभिक में इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक हो गया, राइट। अब देखिए, कार्बन के दो आइसोटोप्स थे। कार्बन के दो आइसोटोप्स थे, कौन कौन था जी? C612, C612 हो गया। ये कार्बन का आइसोटोप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह यूरेनियम का दो आइसोटोप्स होता था, यूरेनियम का भी दो आइसोटोप्स होता था। कौन कौन होता था जी? यूरेनियम 235/92, यूरेनियम 238/92 हो गया, राइट। आइसोटोप्स का मतलब है कि हैविंग एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंटिंग इन एटॉमिक वेट और मास नंबर। कार्बन के दो आइसोटोप्स हुए, C612, C614। इसमें हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक वेट और मास नंबर आर डिफरेंट हो गया। उसी तरह यूरेनियम 235 में देखते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर आर डिफरेंट हो गया। कॉल आइसोटोप्स में जो है प्रोटॉन की संख्या दोनों में सेम है, बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने से ये एटॉमिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। ठीक हो गया जी। इसमें C6 है, इसमें न्यूट्रॉन है। ये दूसरा में क्या है? प्रोटॉन भी 6 है, हो गया, बट न्यूट्रॉन 8। तो हम क्या देखें? आइसोटोप्स है ड्यू टू न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने से डिफरेंट इन एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर्स, ये आइसोटोप्स होता है। काउज ऑफ आइसोटोप्स इज ड्यू टू डिफरेंट इन न्यूट्रॉन्स नंबर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। कार्बन का दो आइसोटोप्स है, ये है। यूरेनियम का भी दो आइसोटोप्स है, ये है। इसका यूज यूरेनियम 235 का यूज, ये धातु नहीं है, एक अच्छा ईंधन है। इसका यूज हम लोग एटॉमिक पावर प्लांट में एज ए ईंधन करते हैं। यूरेनियम 235 का यूज एक अच्छा ईंधन है, एक अच्छा ईंधन है। इसका उपयोग एटॉमिक पावर प्लांट में, एटॉमिक पावर स्टेशन में एज ए ईंधन करते हैं, एज ए
फ्यूल करते हैं, राइट। एटॉमिक पावर प्लांट में जहाँ बिजली उत्पन्न होती है वहाँ पर जैसे थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में हम कोयला का यूज करते हैं, उसी तरह एटॉमिक पावर अथवा स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, दैट इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर कोयला को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। हियर इज द यूरेनियम 235, ये एक अच्छा ईंधन है, इसका उपयोग हम एटॉमिक पावर प्लांट में करते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट में इसका हम यूज यूरेनियम 235 का यूज हम करते हैं। ये धातु नहीं, यूरेनियम धातु नहीं, एक अच्छा ईंधन है, राइट। रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो है हेनरी बेरेक्वेल ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार इसका आविष्कार हेनरी बेरेक्वेल ने किया था। हेनरी बेरेक्वेल ने किया था, बेरेक्वेल ने किया था। हेनरी बेरेक्वेल ने किया था। इसकी इकाई होती है क्यूरी, इसकी इकाई होती है क्यूरी। हो गया, राइट। आगे बढ़े। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेरेक्वेल ने किया था और रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्यूरी होती है, ठीक है। अब है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये जो है कार्बन का 2 आइसोटोप्स है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं पेड़ पौधे मृत हो गया या जानवर मृत हो गया, दोनों मरता है। पेड़ पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, जानवर भी मर जाता है, सूख जाता है, हड्डी उड्डी बाहर निकल जाता है, हड्डी बाहर में पसरा रहता है, गड्ढे में पसरे रहते हैं। वो कितना साल पहले मरा था जानवर या कितना साल पहले पेड़ पौधे मरा था, वह इस कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, समझ गए। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम जो है हम मृत पौधे, पेड़ पौधे तथा जानवरों की आयु को हम ज्ञात करते हैं। सर रेडियो आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स इसलिए हुआ कि ये देखिए आइसोटोप्स हुआ, रेडियो आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम मृत पेड़ पौधे तथा मृत जानवरों की आयु को हम ज्ञात करते हैं। कितना साल पहले जानवर मरा था या कितना साल पहले पेड़ पौधा ही मरा था। मतलब सूखा हुआ पौधा है, कहीं गिरा हुआ बगीचा में है, 50 साल से, 25 साल से, 10 साल से, कितना साल पहले ये मरा था, वो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम रेडियो आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम इसका यूज करके हम उसके आयु को ज्ञात करते हैं। कितना साल पहले ये मरा था, ये जानवर कितना साल पहले मरा था या पेड़ पौधे कितना साल पहले मरा था, राइट। रेडियो एक्टिविटी परमाणु के नाभिक जो है तो वो अस्थायी होते हैं और स्वतः विखंडित होकर के अन्य तत्वों के परमाणु में बदलते रहते हैं, ठीक हो गया। अब है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल हो गया, राइट। हाफ लाइफ पीरियड, यह अर्ध आयु काल। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान की, इसका मान लिया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ को ले लीजिए, उसका 10 ग्राम ले लीजिए। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा, ये तो निकलते रहता अल्फा बीटा गामा रे, ये इसका वजन कम होते जाएगा। हीलियम बाहर निकल रहा है लगातार जी, रेडियो एक्टिव पदार्थ में से हीलियम लगातार बाहर निकल रहा है, बीटा रे भी बाहर निकल रहा है, गामा रे भी लगातार बाहर निकल रहा है। तो उसके क्या होगा, मात्रा में कमी आएगी। तो उसे कहता है अर्ध आयु काल कि अगर द्रव्यमान के आधा मात्रा के विघटित होने में, द्रव्यमान के आधा मात्रा 10 ग्राम से 5 ग्राम, द्रव्यमान का आधा मात्रा विघटित होने में जितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, राइट। द्रव्यमान का आधा मात्रा विघटित होने में जो जितना समय लगेगा उसे उस पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो मान लिया कि ये 10 ग्राम लिए, 5 ग्राम विघटित होने में, 5 ग्राम शेष बचने में
इसको मान लिया कि लग गया 15 साल। 15 साल हो गया, 10 ग्राम था, 5 ग्राम में लग गया 15 साल विघटित होकर के। इसका मात्रा 5 ग्राम बात है, 5 ग्राम विघटित होकर उड़ गया। 5 ग्राम जो शेष बचा, ये शेष है, शेष जो बचा 10 ग्राम और 5 ग्राम होने पर कितना लग गया जी? 15 साल। तो इसका यही कहता है कि अर्ध आयु काल उसका जो हुआ हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया? 15 बरस। इसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ बराबर 15 बरस। मतलब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का, द्रव्यमान का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से हम डिनोट करते हैं। अगर किसी पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ का हम 10 ग्राम ले लें और 15 साल के बाद वो 5 ग्राम बचा, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड 15 साल कहलाएगा। टी हाफ बराबर 15 ईयर्स। कोई दिक्कत? हाफ लाइफ पीरियड जो है यह प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अगर मान लिया कि हम ले लिए 20 kg और इसका हाफ लाइफ पीरियड है, यही चीज़ है, ये भी यही चीज़ है। ये 10 ग्राम लिए तो 5 ग्राम बचा, 20 kg लिए तो 10 kg बचेगा। ऐसा नहीं कि बेसी मात्रा ले लिए तो बेसी उड़ने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको आधा होने में भी 15 ही वर्ष लगेगा। राइट, हम समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है सो प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। टी हाफ जो है प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। हम 10 ग्राम लिए, 5 ग्राम आने में 15 वर्ष लगा। उसी पदार्थ का हम 20 kg ले लिए तो 10 kg आने में भी 15 ही वर्ष लगेगा। इसका मतलब है कि ये ग्राम में लें, चाहे kg में लें और चाहे कुंटल में लें, कुछ में भी ले, ये मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा। ये 15 साल में इसका जितना लिए उसका वो हाफ हो जाएगा 15 साल में। चाहे हम kg में लें, चाहे ग्राम में लें, चाहे मिलीग्राम में लें, चाहे कुंटल में लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है सो प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड वो नहीं करता है। राइट, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, फिर कल इस पर हिसाब बताएंगे।